आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज सबसे पहले हम होम असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। कल लेक्चर एंड पे आपको होम असाइनमेंट दी गई थी, 4 क्वेश्चंस थे। 2 क्वेश्चंस थे हमारे चैप्टर 4 की केस स्टडीज और 2 क्वेश्चंस थे हमारे चैप्टर 6 की केस स्टडीज। पहले चैप्टर 4 की केस स्टडीज अपने सामने रखिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा था असाइनमेंट में? क्वेश्चन 30 आसिम एंड कंपनी वाला जी। क्वेश्चन 30 में कोई प्रॉब्लम? किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन 30 में? कोई प्रॉब्लम नहीं, सब समझ आ गया जी मेरे भाई। तीसरा थर्ड कह रहा है आमिर ब्रदर्स लिमिटेड इज अंडरगोइंग ए मेजर कोर्ट केस दैट वुड बैंकरप्ट द कंपनी इफ लॉस्ट। इसको जरा अंडरलाइन कीजिए, बैंकरप्ट को, कि अगर कंपनी हार गई तो बैंकरप्ट हो जाएगी। Directors assessed and disclosed the case as a contingent liability in the financial statements. Directors ने उसको as contingent liability disclose कर दिया, ठीक है। Auditors agreed with the treatment and the disclosure. Auditors मुतमिन है कि ट्रीटमेंट ठीक किया है, डिस्क्लोजर भी ठीक है। इसका मतलब क्या क्या मिस स्टेटमेंट है? जब ऑडिटर ने एग्री कर लिया, इंश्योर कर लिया कि वो ट्रीटमेंट ठीक है, इसका मतलब है मिस स्टेटमेंट तो नहीं है। तो फिर ओपिनियन क्या होगा? क्या रिपोर्ट में कोई और पैराग्राफ इफेक्ट होगा? कौन सा पैराग्राफ? एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। भाई कैसे पता चला कि ये एक्सेप्शनल लिटिगेशन नहीं बल्कि ये तो गोइंग कंसर्न का इशू है? बैंकरप्ट के लफ्ज है। अगर बैंकरप्ट का लफ्ज ना होता तो फिर आपकी बात ठीक थी, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ आता एक्सेप्शनल लिटिगेशन के सिचुएशन में। लेकिन यहां पे चूंकि बैंकरप्ट का केस, उसने बैंकरप्ट का वर्ड हमें उसने बताया इसीलिए कि ये गोइंग कंसर्न की तरफ, ताकि हम इस क्वेश्चन को आंसर को लेके जाएं। तो ये गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का पैरा ऐड होगा रिपोर्ट में जी। और कोई क्वेश्चन? 30 में और कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन था हमारा 34। 34 में कोई प्रॉब्लम? अच्छा चले, ए बी की आवाज भी आ रही है, बी की भी, मैं दोनों डिस्कस कर देता हूं। 34 में कह रहा है, पहले सबसे पहले तो मैं रिक्वायरमेंट पढ़ूं। कह रहा है इन द लाइट ऑफ द रेलिवेंट रिक्वायरमेंट डिस्कस हाउ शुड द ऑडिटर डील विद द अबव सिचुएशंस एंड डिस्क्राइब द इंपैक्ट देयरऑफ ऑन ऑडिट रिपोर्ट। कह रहा है बताओ कि ऑडिटर कैसे इस सिचुएशन को डील करेगा और इंपैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट भी बताओ। नोट कीजिए रिक्वायरमेंट एक नहीं, रिक्वायरमेंट्स 2 हैं। एक तो अंडरलाइन कीजिए हाउ शुड द ऑडिटर डील, हाउ शुड ऑडिटर डील, इसको अंडरलाइन कीजिए। इसका मतलब है हमने ये भी बताना है कि इस सिचुएशन में ऑडिटर के प्रोसीजर्स क्या होंगे, वो क्या हाथ पैर मारेगा ये इंश्योर करने के लिए कि हमें इस सिचुएशन में एविडेंस मिल जाए या जो मिस स्टेटमेंट वगैरह अगर है वो करेक्ट हो जाए। ऑडिटर का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, क्या स्टेप्स लेगा ऑडिटर ओपिनियन देने से पहले। मुझे बताइए जब भी कोई इशू आता है क्या ऑडिटर डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट की तरफ चला जाता है कि पहले उस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है? पहले उस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। कहता है पहले मुझे ये बताओ कोशिश क्या करेगा, फिर एंड पे बताओ नतीजे में वो ओपिनियन रिपोर्ट में क्या फर्क पड़ेगा। हमने कहा ठीक है, पहले एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और ये ध्यान में रखिएगा हमने दोनों चीजें बतानी है, हाउ टू डील और इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट। चाहे हाउ टू डील में एक लाइन क्यों ना हो, एक प्रोसीजर क्यों ना हो, बताना जरूर है हमने कुछ ना कुछ। कह रहा है मैनेजमेंट ऑफ दीर लिमिटेड इंटेंड्स टू प्रेजेंट सर्टेन अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन। अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया किसके साथ? विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पेरेंट कंपनी। पेरेंट कंपनी की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ किसको प्रेजेंट कर रहे हैं? अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन। हमें पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिट रिपोर्ट के साथ जिस चीज को भी प्रेजेंट किया जाता है वो क्या है? अदर इंफॉर्मेशन। फिर से बताइए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिट रिपोर्ट के साथ जिस चीज को भी प्रेजेंट किया जाएगा वो क्या होगा? अदर इंफॉर्मेशन। अदर इंफॉर्मेशन की सबसे बड़ी एग्जांपल डायरेक्टर्स रिपोर्ट। अब एक दूसरी एग्जांपल भी हमारे सामने आ गई, अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन। ये अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन को अंडरलाइन करें, ये 3 वर्ड, और इनके साथ लिख दे इज इक्वल टू अदर इंफॉर्मेशन।
अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन क्या है, इज इक्वल टू अदर इंफॉर्मेशन। वो कह रहा है अदर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमने कहा करें, क्या टेंशन है। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है बिफोर साइनिंग द ऑडिट रिपोर्ट इट हैज बीन डिटरमिन्ड दैट सम ऑफ द इंफॉर्मेशन इज इनकंसिस्टेंट विद द इंफॉर्मेशन इन ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कुछ इंफॉर्मेशन इनकंसिस्टेंट है, किसके साथ, ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। मुझे बताइए, जब कोई एक सोर्स दूसरे सोर्स के साथ इनकंसिस्टेंट होता है तो कौन से वाला सोर्स गलत है, इंटरनल या एक्सटर्नल, कोई भी हो सकता है। हमने फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करके कंफर्म करना है कौन सही है कौन गलत है। देखिए आपको यही चीज सिखाई है ना, इनकंसिस्टेंसी को अंडरलाइन करें, इनकंसिस्टेंसी इसके साथ लिखे इज नॉट इक्वल टू, साइन इक्वल टू का साइन लगा के लाइन लगा दे, नॉट इक्वल टू मिस स्टेटमेंट। इनकंसिस्टेंसी का मतलब मिस स्टेटमेंट नहीं है, इनकंसिस्टेंसी का मतलब है एक सोर्स दूसरे सोर्स के साथ इनकंसिस्टेंट है, कंफर्म नहीं है कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस स्टेटेड है। हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट हो सकता है अदर इंफॉर्मेशन में मिस स्टेटमेंट हो। तो इनकंसिस्टेंसी में बताइए हम क्या करते हैं, हमेशा फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करके रिजॉल्व करते हैं, देखते हैं किस जगह में मिस स्टेटमेंट है। याद है इससे पहले यही कंसेप्ट को कुछ कहा था एक एग्जांपल के साथ कि डेटर को कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, क्लाइंट कह रहा है 10 लाख लेने हैं, कंफर्मिंग जो कस्टमर है डेटर उसने कहा नहीं मैंने तो 8 लाख देने हैं। तो ये 10 लाख और 8 लाख में जो डिफरेंस था ये क्या हमने कहा था, इसे इनकंसिस्टेंसी। तो यहां पे क्या कहा था हमने, क्या कंफर्म हो गया कि क्लाइंट का रिकॉर्ड मिस स्टेटेड है, हमने कहा नहीं फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करके रिजॉल्व करेंगे, हो सकता है कि मिस स्टेटमेंट ना हो, कोई कैश इन ट्रांजिट गुड इन ट्रांजिट की एडजस्टमेंट हो। उसी तरह यहां पे मुझे बताइए दोनों सोर्सेज में इनकंसिस्टेंसी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अदर इंफॉर्मेशन में, डायरेक्ट कंक्लूजन पे पहुंच जाए कि कोई एक चीज गलत है कि पहले लॉजिकली चलना चाहिए, फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करके देखें कि कौन सी चीज ठीक है कौन सी गलत, देखें। तो हमने दोनों तरफ अपनी डिस्कशन को लेके जाना। अगर तो पता चलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत है, मिस स्टेटेड है, इनकंसिस्टेंट, देखिए दो चीजों में जब इनकंसिस्टेंसी हो कोई भी चीज मिस स्टेटेड हो सकती है, कोई भी चीज हो सकता है ठीक हो, कोई दूसरी चीज हो सकता है गलत। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस स्टेटेड है क्या करेंगे, मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको करेक्ट कर दीजिए। ये मैं बता रहा हूं उस हेडिंग में हाउ टू डील वाली में, मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे करेक्ट कर ले। अब इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट, अगर मैनेजमेंट करेक्ट नहीं करती तो हम क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे अगर इफेक्ट मटेरियल है, और अगर एडवर्स ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे अगर इफेक्ट परवेसिव। ये सिचुएशन साइड पे हो गई। अब आते हैं दूसरी अदर इंफॉर्मेशन की तरफ। अगर अदर इंफॉर्मेशन में मिस स्टेटमेंट है क्या करेंगे, मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे इसको करेक्ट करे, नहीं तो डायरेक्टर्स को भी कम्युनिकेट करते हैं फाइनल रिपोर्ट की तरफ जाने से पहले। और ये मेरा होगा कोर्स ऑफ एक्शन में, हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन में, कि मैनेजमेंट और 2-4 गवर्नेंस से हमने रिक्वेस्ट की इसको करेक्ट करें। अब इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट में क्या लिखेंगे, अगर इसे करेक्ट नहीं करते ऑडिटर अनमोडिफाइड ओपिनियन देगा, लेकिन यह बताने के लिए कि अदर इंफॉर्मेशन में प्रॉब्लम है क्या करेगा वो, अदर मैटर नहीं अदर इंफॉर्मेशन वाले पैराग्राफ में बताएगा कि वो मिस स्टेटेड है। अदर मैटर की एग्जांपल में ये एग्जांपल नहीं थी। अगर अदर इंफॉर्मेशन में कोई मिस स्टेटमेंट हो तो कहां बताते हैं, भाई अदर इंफॉर्मेशन का अलग से अपना सेक्शन है, अपना पैराग्राफ है, उधर बताएंगे। सोल्यूशन में शायद अदर मैटर लिखा हुआ है, इसको करेक्ट करके अदर इंफॉर्मेशन कर लें। ठीक है भाई, अदर इंफॉर्मेशन का अपना पैराग्राफ है कि नहीं है, तो उसे अपने पैराग्राफ में भेजेंगे कि अदर मैटर किसी दूसरे पैराग्राफ में डाल देंगे। तो यहां पे हम देखें लॉजिकली चले, दो चीजों में इनकंसिस्टेंसी है, हमने दोनों को डिस्कस किया। भाई कोई भी चीज मिसस्टेटेड हो सकती है, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटेड है तो क्या करना है वो भी बता दिया, अगर अदर इंफॉर्मेशन मिसस्टेटेड है तो क्या करना है वो भी बता दिया। भाई ये समझ आ गई अप्रोच हमारे। तो जब भी इनकंसिस्टेंसी हो हमने डायरेक्ट किसी एक चीज के ऊपर कंक्लूजन पे जम नहीं लगा देनी कि सिर्फ यही गलत है, बल्कि हमने सोचना है दोनों में से कोई भी चीज गलत हो सकती है।
बी की तरफ चले। बी में क्या कह रहा है? कह रहा है मालाकंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज इंगेज्ड इन द सप्लाई ऑफ कस्टमाइज्ड मशीनरी टू टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स। ऑन 18 फरवरी 2012 वन ऑफ इट्स कस्टमर्स हु ओव्ड ₹9.6 मिलियन वेंट इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन। लिक्विडेशन में चला गया। अब इससे फर्क नहीं पड़ता वॉलंटरी है या कंपल्सरी है, लिक्विडेशन में चला गया, बैंकक्रप्ट हो गया। कह रहे इन एडिशन टू द अबव अमाउंट ए जॉब वाज इन प्रोग्रेस ऑन बिहाफ ऑफ दैट कस्टमर एंड ऑन विच द MIL है ऑलरेडी स्पेंट ₹13.9 मिलियन। कह रहा है इसके अलावा इस बंदे से एक तो पैसे लेने थे, इसके अलावा इसके लिए हमने इन्वेंट्री भी बना के रखी हुई थी जिसके ऊपर हम 13.9 मिलियन जो है वो खर्चा कर दिया, हमारी कॉस्ट लग गई इसके ऊपर। फिर क्या कह रहा है? डायरेक्टर्स हैव रिफ्यूज्ड टू मेक ए प्रोविजन अगेंस्ट द डेट ऑन द ग्राउंड्स दैट द लिक्विडेटर वाज अपॉइंटेड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। डायरेक्टर्स ने कहा नहीं भाई लिक्विडेटर तो ईयर एंड के बाद अपॉइंट हुआ है, कोई प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं होगी क्योंकि ये अगले साल की ट्रांजैक्शन है। They have also refused to make any provision in respect of the work in process as they are planning to sell the machinery being manufactured to another customer for ₹15.7 million। वो कह रहे हैं हम इन्वेंट्री की भी कोई NRV की एडजस्टमेंट नहीं करेंगे क्योंकि हम किसी दूसरे कस्टमर को 15.7 मिलियन में सेल कर रहे हैं इसको। फिर कह रहा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 85 मिलियन एंड मटेरियलिटी लेवल इज 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। भी पहली गलती तो हमने पकड़ ली, मटेरियलिटी लेवल तो 5% होता है, 10% दिया है। हम तो सही वाली कैलकुलेशन करेंगे कि जो उसने कह दिया उसके मुताबिक करना है। भाई जो उसने कह दिया उसके मुताबिक हमने काम करना है, हमने अपनी साइंस नहीं लगानी उधर कि भाई तुम्हारे क्वेश्चन में गलती है, क्वेश्चन में गलती नहीं निकालनी हमने। उसने 10% कहा, हम 10% के साथ कर लेंगे। फर्ज कीजिए अगर वो 7% कहता, हम 7% के साथ कर लेते। तो मटेरियलिटी लेवल 10% के लिहाज से डिसाइड होगा, यानी 8.5 मिलियन। अब इस क्वेश्चन कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। मुझे ये बताइए, ये रेंट के बाद डेटर बैंकक्रप्ट हुआ, एडजस्टिंग इवेंट या नॉन एडजस्टिंग? पक्की बात एडजस्टिंग है। अच्छा, उस डेटर के लिए हमने कुछ इन्वेंट्री भी संभाल के, उस डेटर के लिए कुछ इन्वेंट्री भी बना के रखी हुई थी, खास तौर पे उसकी फरमाइश पे, कस्टमाइज इन्वेंट्री। अब बताइए डेटर बैंकक्रप्ट हुआ तो क्या रिलेटेड इवेंट्स भी, डेटर की बैंकक्रप्सी एडजस्टिंग इवेंट है, तो क्या रिलेटेड इवेंट्स भी एडजस्टिंग नहीं हो जाएंगे? अगर डेटर बैंकक्रप्ट हुआ ये रेंट, उसके लिए जो इन्वेंट्री संभाल के रखी थी वो भी एडजस्टिंग इवेंट, उसकी NRV की। अगर इस डेटर के लिए हमने कोई मशीनरी इंपोर्ट करवाई, खरीदी थी, खासतौर पे इस डेटर के ऑर्डर पूरे करने के लिए, तो बताइए उस मशीनरी की इंपेयरमेंट भी एडजस्टिंग इवेंट है कि नहीं? तो ज़हन में रखिएगा, मेन इवेंट अगर एडजस्टिंग है यानी बैंकरप्सी ऑफ डेटर, तो रिलेटेड इवेंट भी एडजस्टिंग है यानी NRV ऑफ इन्वेंट्री और इंपेयरमेंट ऑफ मशीनरी। लेकिन अगर मेन इवेंट नॉन एडजस्टिंग है तो रिलेटेड इवेंट भी नॉन एडजस्टिंग हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में कहता है ये रेंट के बाद डेटर बैंकक्रप्ट हुआ, फिर आगे रीजन बताता है किस वजह से बैंकक्रप्ट हुआ। भाई ये रेंट के बाद जलजला आया था, उसकी फैक्ट्री तबाह हो गई, इस वजह से वो डेटर बैंकक्रप्ट हुआ। अब बताइए ये भी डेटर ये रेंट के बाद बैंकक्रप्ट हो रहा है, एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग? नॉन एडजस्टिंग। भाई अगर हमारे लिए नेचुरल डिजास्टर नॉन एडजस्टिंग है तो हमारे डेटर के लिए भी नॉन एडजस्टिंग ही होगा, ये इवेंट नॉन एडजस्टिंग है। अच्छा, इस डेटर के लिए अगर कोई इन्वेंट्री संभाल के रखी हुई थी वो एडजस्टिंग है, वो भी नॉन एडजस्टिंग, वो भी नॉन एडजस्टिंग। और अगर इसी डेटर के लिए कोई फिक्स एसेट भी हमने खरीद के रखे हुए थे, उनकी इंपेयरमेंट भी नॉन एडजस्टिंग। तो मुझे बताइए ये इवेंट बी वाला एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग? ये एडजस्टिंग इवेंट है। इसकी NRV भी एडजस्टिंग इवेंट और रिकवरी जो बैंकरप्सी ऑफ इसकी प्रोविजन भी एडजस्टिंग इवेंट, दोनों एडजस्टिंग इवेंट। तो अब हम देखते हैं कि अमाउंट्स कितनी जो है वो रिकॉर्ड करनी चाहिए प्रोविजन। पहले बैंकरप्सी ऑफ डेटर की बात करते हैं। भाई कितने पैसे हमने उससे रिसीव करने थे? क्वेश्चन में नहीं बता रहा कि रिकवरी कितनी होगी उससे, तो कितनी रिकवरी होगी इसका? 9.6 रिकवरी नहीं होगी मेरे भाई, रिकवरी 0 होगी। उसने कुछ नहीं बताया। अगर कहता ना 1 मिलियन रिकवरी होगी, हम कहते अच्छा 9.6 माइनस 1 मिलियन इज इक्वल टू 8.6 की प्रोविजन रिकॉर्ड करो। रिकवरी नहीं बताई, इसका मतलब कोई रिकवरी नहीं होगी। प्रोविजन कितने की रिकॉर्ड होनी चाहिए? 9.6 मिलियन। ये हो गया बैंकरप्सी ऑफ डेटर, डेटर की प्रोविजन। अब आते हैं NRV ऑफ इन्वेंट्री। बताइए कॉस्ट कितनी है?
13.9 और सेल प्राइस कितनी है 15.7। बताइए एनआरवी जो है वो कॉस्ट से कम है कि ज्यादा है? क्या एडजस्टमेंट की जरूरत है? कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं। एक स्टूडेंट ने थोड़ा सोचा, उसने कहा सर इसमें अभी मजीद कुछ हो सकता है कि एक्सपेंसेस इनका कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन जो है उसकी भी तो इफेक्ट आना चाहिए। हमने कहा अगर उसे कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन नहीं दी तो क्या अज्यूम करेंगे? जीरो है। जो चीज नहीं दी हुई वो जीरो है। जैसे हमने रिकवरी डेटर्स की रिकवरी जीरो अज्यूम की, उसी तरह ये भी। वैसे वो एज इट इज इन्वेंट्री को बेच रहा है। आपने अकाउंटिंग में शायद ये पढ़ा हो कि वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री एज इट इज भी बेची जा सकती है। तो कॉस्ट है 13.9 मिलियन और सेल प्राइस 15.7। एनआरवी की राइट डाउन की एडजस्टमेंट की जरूरत है नहीं। तो मिस स्टेटमेंट कितनी अमाउंट की हुई टोटल? 9.6 मिलियन। अगर वो इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट भी आ जाती, दोनों को एग्रीगेट करते, आपको पता है हमारा एग्रीगेट वाला कंसेप्ट है, तो यहां पे लेकिन वो एडजस्टमेंट नहीं, 9.6 मिलियन की प्रोविजन। मटेरियल है कि नहीं? क्वालिफाइड ओपिनियन। दोनों तो डिस्कस नहीं करेंगे, मटेरियल प्रोवेसिव दोनों। शाबाश जी। 34 में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये दो क्वेश्चन थे। अब चैप्टर 4 को कर दे क्लोज और चैप्टर 6 के ऊपर आ जाए। चैप्टर 6 में हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 10 में बताइए कोई प्रॉब्लम। सी पार्ट में चलिए। यू हैव रिसेंटली साइंड द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ सादिक लिमिटेड। मैनेजमेंट हैज अप्रोच्ड यू फॉर रिडक्शन इन ऑडिट फी फॉर द नेक्स्ट ईयर बिकॉज द कंपनी हैज बीन सफरिंग लॉसेस फॉर द पास्ट 3 years। अब देखिए मैंने आपको लाइन लिखवाई थी कि फीस का लॉ में लीगल रिक्वायरमेंट में कोई इशू नहीं है, कोड ऑफ एथिक्स में शायद हो, एथिकल में। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा कंसेप्ट उसके मुताबिक इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन कोड ऑफ एथिक्स में शायद कोई इशू हो। वो चूंकि अभी हमने नहीं पढ़ा इसलिए मैं उसकी तरफ डिस्कशन नहीं लेके जा रहा। फिलहाल कंपनीज एक्ट के मुताबिक इसमें कोई इशू नहीं है। आप ये लेस फीस चार्ज कर सकते हैं, चाहे पिछले साल की फीस वही रखें, चाहे उसे कम कर लें, चाहे उसे ज्यादा करें। कंपनीज एक्ट कहता है मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मुझे टेंशन है अपॉइंटमेंट की, मुझे टेंशन है क्वालिफिकेशन की, डिसक्वालिफिकेशन की, फीस की कोई टेंशन नहीं मुझे। तो यहां पे ये अरेंजमेंट एक्सेप्ट की जा सकती है जी। ए पार्ट सुन लीजिए। कह रहे वकार इज ए पार्टनर इन सुहेल एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हु आर द ऑडिटर्स ऑफ असीम लिमिटेड फॉर द ईयर 2011। Akib, who was a partner of Waqar in 2008 in his food business, has recently been appointed as a director of Wasim Limited। अच्छा, यहां पे जहन में रखिएगा कि अगर कंपनी में डायरेक्टर है वो पार्टनर बनता है फर्म में, कंपनी में डायरेक्टर वो फर्म में पार्टनर बना, डिस्क्वालिफिकेशन है 3 साल तक चलेगी। लेकिन अगर फर्म में पार्टनर है वो डायरेक्टर बना, बताइए ये सिचुएशन लॉ डिस्कस करता है कि नहीं? नहीं करता। इसमें कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। यहां पे देखिए यही हो रहा है। वो पार्टनर्स फर्म में, वो कोई पार्टनर था उनका, पार्टनर का, अब उसने पार्टनर्स को छोड़ के, फर्म को छोड़ के, तो फिर क्लाइंट को ज्वाइन कर लिया एज डायरेक्टर। तो बताइए इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। ये जहन में रखिएगा फ्लो किधर से छोड़ के किधर को जा रहा है। वो जो डिस्क्वालिफिकेशन जो होती है ना, वो क्लाइंट कंपनी को छोड़ के फर्म में आता बंदा, पार्टनर बनता है, फिर हम कहते हैं डिस्क्वालिफाई। अगर कोई पार्टनर फर्म को छोड़ के क्लाइंट में डायरेक्टर बने तो लॉ क्या कहता है, कंपनीज एक्ट क्या कहता है, डिस्क्वालिफिकेशन है कि नहीं? नहीं है। ये मूवमेंट जहन में रखेंगे अगर आप, तो ये क्वेश्चन इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। भैया सारी करवाता हूँ, बी कर लें, बी कर लें, फिर डी भी करवा देता हूँ। Aleem Asif and Company Chartered Accountants has accepted an offer for appointment as writer of Gul Limited. Kamal, who is a partner in AAC, held 5,000 shares in Gul Limited. Within 30 days of acceptance, he gifted the share to his son Kamran, who is a manager in AAC. 30 दिन के अंदर उसने अपने बेटे को शेयर्स, पार्टनर के पास शेयर्स थे, 30 दिन के अंदर अंदर बेटे को ट्रांसफर कर दिए। बताइए डिस्पोजल सही वैलिड हो गई कि अभी नहीं हुई? डिपेंड करता है सन माइनर है कि मेजर है।
मेजर है, एक मिनट है, कॉमन सेंस लगाना शुरू कर दिया आपने। भाई कहाँ लिखा है मेजर है? एक मिनट, एक स्टूडेंट आर्गुमेंट दे, एक मिनट। अरे क्या माइनर मैनेजर नहीं हो सकता? माइनर तो बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक बन गए हैं। पाकिस्तान में नॉर्मली नहीं होते, लेकिन अगर आप डेवलप कंट्रीज में देखें, यूएसए वगैरह में देखें, आप देखें वहां पे इवन कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं और वो मिलियनर बिलियनर बन जाते हैं बाजू का। तो कोई इशू नहीं, कोई इशू, याद रखें। अच्छा, कॉमन सेंस की बात करें तो मेरी कॉमन सेंस भी यही कहती है भाई फर्म में मैनेजर बनना छोटी मोटी बात थोड़ी है, इसके लिए तो उम्र गुजर जाती है। तो ज्यादा चांस यही है कि वो मेजर होगा। लेकिन देखें, लॉ का क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या हमें खुद से इंफॉर्मेशन अज्यूम कर लेनी चाहिए कि बेहतर है दोनों सिचुएशन डिस्कस करें? तो हम कहेंगे अगर तो ये सन माइनर है तो डिस्पोजल वैलिड नहीं है, किसी और पर्सन को शेयर ट्रांसफर करने चाहिए विद इन 90 डेज। और अगर ये मेजर है फिर डिस्पोजल ऑफ शेयर वैलिड हो गए, क्योंकि मेजर वो हमारा डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में नहीं आता। भाई ये बात समझ आई? एक स्टूडेंट ने और साइंस लगाई, उसने कहा सर इसमें वो डिस्क्लोजर वाली बात तो कर ही नहीं रहा। तो क्या है इसका मतलब? इसका मतलब हमें वो डिस्क्लोजर वाली साइड में नहीं लेके जाना चाह रहा, डिस्क्लोज कर दिया होगा। डिस्क्लोजर वाला कोई इशू उसने क्रिएट करना होता तो हमें क्वेश्चन में बता देता। ठीक है, तो हम केस स्टडी में क्वेश्चन के फैक्ट से बाहर नहीं जाता है। तो वो डिस्क्लोजर वाला हम अज्यूम कर सकते हैं, सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि उसने कर दिया होगा। पार्ट ए में, एक मिनट है, पार्ट ए में मैं जरा अपना रिवर्स गियर लगा लूं, टिक 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 टिक। जी मेरे भाई, अब पूछे पार्ट ए। कौन सा सस्ता नशा करके आ जाते हैं मेरे भाई। पार्ट ए करवा रहा था तब सोए हुए थे, अब थोड़ी देर बाद कहेगा सर ये पार्ट बी में क्या हुआ था। नहीं ठहरे, नहीं, अब हम पार्ट ए में आ गए, बेफिक्र होके पूछे मेरा भाई, शाबाश पूछे पार्ट ए। भाई अब क्वेश्चन पूछ लीजिए, क्वेश्चन सुनने दीजिए। वाज ए पार्टनर लिखा हुआ है, वाज था, इसका मतलब होता है अब नहीं है। वाज का लफ्ज लिखा हुआ है ना, ये वाज को अंडरलाइन करें, ये अब हमारा कीवर्ड बन गया, कीवर्ड बन गया वाज। ठीक है मेरे भाई। जी भैया मुतमिन है कि नहीं है? चले गेयर नहीं गेयर, अब रेस पे बैर रखना है बस, अब गेयर नहीं लगा। जी तो बी क्लियर हो गया, बी में भी कोई इशू तो नहीं है। सी, हाँ सी नहीं, सी हो गया मेरे भाई, डी रह गया, ऐसे ना किया करें। मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे आप 3 दफा कहें मैं 3 दफा रिवाइज करवा दूंगा, बार बार रिपीट करके दोहरा के रिवाइज करवा दूंगा आपको। लेकिन फिर टाइम बढ़ता जाएगा लेक्चर का, क्योंकि मैं जो घर से नियत करके आपको पता वो तो मैंने पढ़ा के जाना है, चाहे 15 मिनट ऊपर क्यों ना हो जाए। ठीक है, तो इतराज तो नहीं होगा आपको? बिल्कुल ठीक, शाबाश। डी, स्लीम इज ए पार्टनर इन ऑरेंज एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ही आल्सो प्रैक्टिसेस एज ए सोल प्रोप्राइटर। अच्छा, सुबह के वो पार्टनरशिप में, शाम को अपनी सोल प्रोप्राइटरशिप में बैठ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक बंदा 2 जगह पे काम करे? तो 4 जगह पे कर सकता है, कोई टेंशन नहीं। एज ऑडिटर, वो कह रहा है एंड, क्या कह रहे हैं भाई? हाँ बंदा, एज ए सोल प्रोप्राइटर एंड हैज रिसीव्ड एन ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ एबीसी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, और उन्हें अपॉइंटमेंट के लिए ऑफर मिली एबीसी फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। अब क्या कह रहा है? विच इज सब्सिडरी ऑफ डी बैंक लिमिटेड, जो कि बैंक की सब्सिडरी है, फाइनेंशियल सर्विसेज वाली कंपनी है, बैंक की सब्सिडरी है। बैलेंस आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट द क्रेडिट कार्ड इशूड बाय डीएफ बैंक लिमिटेड टू ए पार्टनर ऑफ ऑरेंज एंड कंपनी इज ₹1 मिलियन से ज्यादा। ठीक है, ज्यादा हो गया ना 1 मिलियन से। अच्छा, अब यहां पे कहानी में आ गया ट्विस्ट, सिचुएशन समझनी है। इधर एक है फर्म और एक है उसका पार्टनर स्लीम, जो अलहदा से भी काम, फर्म में भी काम करता है, अलहदा से भी काम करता है। इधर है एक बैंक जिसकी एक सब्सिडरी है। सिचुएशन यह है कि सब्सिडरी को सलीम ने कहा कि हमारा ऑडिटर बन जाए, सलीम को एज इंडिविजुअल कहा कि एज फर्म कहा।
सुबह वाले पार्टनरशिप में कहा कि पॉइंट होने या पार्टनरशिप फर्म ने कि सलीम को शाम को आके कहा भाई आप हमारे ऑडिटर पॉइंट हो जाए एज इंडिविजुअल। अब देखिए उसने पूछा सिर्फ ये है कि सलीम फाइनेंशियल सर्विस वाली कंपनी में ऑडिटर पॉइंट हो सकता है कि नहीं। मैं आपको कंप्रीहेंसिवली सारा बता रहा हूं कि ऑरेंज एंड कंपनी भी पॉइंट हो सकती है कि नहीं। देखिए बैंक ने क्रेडिट कार्ड दिया फर्म के पार्टनर को, अमाउंट 1 मिलियन से ज्यादा, पार्टनर डिस्क्वालिफाइड, पार्टनर डिस्क्वालिफाइड तो सारी फर्म डिस्क्वालिफाइड। ये फर्म बैंक का ऑडिट नहीं कर सकती, डिस्क्वालिफाइड हो गई। बैंक के लिए डिस्क्वालिफाइड तो उसकी होल्डिंग सब्सिडरी के लिए भी डिस्क्वालिफाइड। इसका मतलब ये हुआ कि ऑरेंज एंड कंपनी बैंक के लिए भी डिस्क्वालिफाइड, फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए भी डिस्क्वालिफाइड। भाई ये बात समझ आ गई। सलीम की तरफ आते हैं। अच्छा मुझे बताइए बैंक ने जिस पार्टनर को क्रेडिट कार्ड दिया क्या वो सलीम है या कोई और? कैसे पता चला कोई और? उसने कहा ए पार्टनर। भाई अगर सलीम होता तो वो सलीम का तो नाम ले रहा है, सलीम का नाम ले देता कोई और पार्टनर। सलीम अब फर्म से निकला, शाम को अपने ऑफिस में पहुंचा, शाम वाली प्रैक्टिस में आया। बताइए क्या सलीम जब अपने शाम वाले ऑफिस में बैठा है ऑडिटर बनके, क्या इस वक्त इसके साथ डिस्क्वालिफिकेशन है एज सेपरेट इंडिविजुअल? नहीं, वो डिस्क्वालिफिकेशन उसी पार्टनर के साथ है, फर्म में। ठीक है, वो पार्टनर जहां जहां जाएगा ना जिसने क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है, डिस्क्वालिफिकेशन उसके साथ साथ जाएगी। लेकिन जिस पार्टनर ने क्रेडिट कार्ड नहीं लिया हुआ वो अगर किसी फर्म को छोड़ के किसी और जगह चला जाता है, क्या डिस्क्वालिफिकेशन उसके साथ जाएगी? नहीं जाएगी। तो शाम में ये सलीम क्या डीईएफ बैंक का ऑडिट कर सकता है? उसका भी कर सकता है। क्या फाइनेंशियल सर्विसेज का ऑडिट कर सकता है? उसका भी कर सकता है। भाई ये कहानी समझ आ गई जी। अब पूछिए मेरे भाई जी। वो तो आगे एम्प्लॉय के, कंपनी के एम्प्लॉय की आगे बात है ना, यहाँ पे बात कंपनी के एम्प्लॉयज की है ही नहीं। यहाँ पे वो एम्प्लॉयमेंट वाली कंसेप्ट तो नहीं डिस्कस हो रहा मेरे भाई, यहाँ पे पार्टनर्स वाला कंसेप्ट डिस्कस हो रहा है, डिस्क्वालिफिकेशन वाला। इसमें तो किसी भी जगह पे ना सलीम ना कोई और बंदा एम्प्लॉय कंपनी का है ही नहीं। वो तो जब कंपनी का एम्प्लॉय होगा, जैसे वो मिस फातिमा खान वाली एग्जांपल थी, तो फिर वो एम्प्लॉय वाली कंडीशन लगाएगी। यहाँ पे एम्प्लॉय वाली कंडीशन नहीं लग रही जी। ये डी क्लियर हो गया जी मेरे भाई? कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। पार्टनर है, पार्टनर या एम्प्लॉय, अब वो जब फर्म में है एज अ फर्म तो वो नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो अलग होकर करना चाहे तो फिर क्यों नहीं कर सकता? तो कर सकता है, अलग होकर कर सकता है सलीम। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि देखे जब फर्म, जब पार्टनर्स होते हैं ना तो अपॉइंटमेंट होती है फर्म नेम के साथ, अपॉइंटमेंट इंडिविजुअल पार्टनर नेम के साथ नहीं होती। अगर वो सेपरेट बिजनेस करता है अलग से भी कर रहा है। हाँ जी, यानी फर्म है तो फर्म ना वो ऑडिट करे। हाँ जी बिल्कुल, सेपरेट यानी फर्म में भी पार्टनर है। हाँ बिल्कुल, तो फिर कर सकता है ना सेपरेट। वही तो ये केस है। इस वक्त वो फर्म में पार्टनर भी है, अलहदा से काम भी कर रहा है। सुबह पार्टनर है, शाम को सोल प्रोप्राइटर है। कहता है सोल प्रोप्राइटर के तौर पे उसकी अपॉइंटमेंट हो सकती है क्योंकि एज सोल प्रोप्राइटर वो क्वालिफाइड है, कोई इशू नहीं है। लेकिन एज पार्टनर, पार्टनरशिप पर डिस्क्वालिफाइड है। क्यों? क्योंकि एक पार्टनर की डिस्क्वालिफिकेशन सारे पार्टनर्स की डिस्क्वालिफिकेशन होती है, सारी फर्म की डिस्क्वालिफिकेशन होती है। क्लियर जी? और कोई क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था अब हमारा? 11 में बताइए कोई प्रॉब्लम? बी। अच्छा सुन लीजिए, जिसने इस 11B के क्वेश्चंस को समझ लिया उसने इस चैप्टर को समझ लिया। इसमें मैं लेकिन एंड पे थोड़ी सी वेरिएशन लेके आऊंगा, उस वेरिएशन के साथ। 11B, जिस दिन आपका दिल करे ना भाई टाइम सिर्फ मेरे पास है 10 मिनट, इससे ज्यादा नहीं मैं पढ़ सकता, और मैंने चैप्टर 6 को रिवाइज करना है, तो ये 11B में आके इसको आपने वैसे रिवाइज करना है जैसे मैं अभी करवाऊंगा। ठीक है, स्टार्ट करें। कह रहा है टोटल पेड अप कैपिटल ऑफ IJK लिमिटेड इज ₹990 million, whereas its ordinary share capital is 130 million. LMN Limited holds 50 million non-voting preference shares and 2 million ordinary shares in IJK Limited. Par value of both types of share is ₹10 each.
बिलाल एंड कंपनी हैज रिसीव्ड एन ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ आईजेके लिमिटेड। फरियाल द वाइफ ऑफ ए पार्टनर इन बिलाल एंड कंपनी इज अ डायरेक्टर इन LMN लिमिटेड। फरियाल आल्सो होल्ड्स 10,000 शेयर्स इन LMN लिमिटेड। जी कुछ समझ आए? मुझे भी कुछ समझ नहीं आई क्या कह रहा, क्योंकि क्वेश्चन मुश्किल हो गया। कैसे पता चला मुश्किल हो गया क्वेश्चन? दो कंपनीज आ गई, एक आईजेके एक LMN। तो जब दो कंपनीज आ जाएंगी क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या हो जाएगा? तो हमने क्या करना है, इसको आसान कैसे करना है? हाँ, वो डायग्राम बना के, शाबाश। अब ये देखिएगा कि डायग्राम मैं सही बना रहा हूं कि नहीं। ठीक है, ये ऊपर वाला लेक्चर वाला मैटर अलग कर दिया हमने, डायग्राम वाला अलग कर दिया। डायग्राम में एक आता है बंदा इधर, एक बॉक्स बनता है इधर, एक इसके आगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और एक इसके नीचे। ये हमेशा कौन होता है भला? ऑडिटर, शाबाश। ये कौन होता है? ये हमेशा कौन होता है? ये क्लाइंट कंपनी। इस केस में क्या नाम है इसका? आईजेके। और ये बॉक्स कौन होता है? ये दूसरी कंपनी होती है जिसका हमने रिलेशनशिप देखना होता है। नहीं, लाजमी नहीं एसोसिएटेड हो, मे भी हो मे भी ना हो, लाजमी नहीं है। BNC कहां से आ गई मेरे भाई? ये LMN है भाई, क्वांटिटी थोड़ी कम कर दे मैं। आईजेके के बाद, उसके बाद LMN। अच्छा, अब ये देखें LMN। अब देखें, लेकिन सारी पिक्चर अभी शो नहीं हुई, अभी फरियाल को हमने इसमें शो करवाना है। अब देखें क्या कहता है ये। अच्छा देखें, फरियाल की वजह से दो इश्यूज आ रहे हैं, एक शेयर होल्डिंग का भी है और एक कौन सा है? डायरेक्टर वाला भी। क्या मुझे एक डिस्कस करना चाहिए कि दोनों? दोनों। तो मैंने यहां पे लिखा स्पाउस इज शेयर होल्डर, पहला इशू ए, स्पाउस इज शेयर होल्डर, और दूसरा इशू क्या लिखा? स्पाउस इज डायरेक्ट। अब देखें फैक्ट्स पूरे हुए कि नहीं हुए भाई? इसी तरह ना, हम ऑडिटर बनने जा रहे हैं इसके आईजेके के, मसले मसाइल उसने बताए LMN में। तो हमने क्या डिसाइड करना अब यहां पे? इन दोनों कंपनीज का आपस में रिलेशनशिप क्या है। अब यहां में गौर से सुनिएगा, डिस्कशन टेक्निकल होने जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। हमने देखना है दोनों, जब कभी क्वेश्चन में दो कंपनीज इन्वॉल्व हो, हमने स्ट्रक्चर बना के क्या देखना है? दोनों का रिलेशनशिप क्या है। ज़बानी कलामी नामुमकिन है। 10-12 साल हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते, आज तक मैं इस काबिल नहीं हो सका कि दो कंपनी वाला क्वेश्चन ज़बानी कलामी कर लूं। आपने भी कोशिश नहीं करनी, हमेशा स्ट्रक्चर बना के इस तरह का क्वेश्चन करना है। आईजेके है, LMN, ठीक है। दोनों का क्या देखना है? नेचर ऑफ रिलेशनशिप। होल्डिंग सब्सिडरी तो नहीं, एसोसिएटेड तो नहीं। अब बताइए ये कैसे पता चलता है कि कोई कंपनी दूसरी कंपनी की एसोसिएटेड होल्डिंग सब्सिडरी है कि नहीं है? शेयर होल्डर। अच्छा, कौन से वाले शेयर से? ऑर्डनरी से, प्रेफरेंस से, या दोनों से? ऑर्डनरी से। ये आपने लॉ में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अभी सुन लें। ऑर्डनरी जैसे जो परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं 20%, मोर देन 50%, ऑर्डनरी शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स नहीं। तो इस क्वेश्चन में उसने घुमाने के लिए हमें प्रेफरेंस शेयर्स भी दिए हैं, उनको हमने इग्नोर कर देना है और किसको सामने रखना है? ऑर्डनरी शेयर। अब देखें ऑर्डनरी शेयर्स क्या है। अब देखें एक घटिया सी साइंस उसने लगाई यहां पे। एक तरफ उसने कहा कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल दिया, एक तरफ उसने शेयर कैपिटल दिया, एक तरफ नंबर ऑफ शेयर्स दिए, ताकि हम परसेंटेज गलत कैलकुलेट कर लें। मुझे बताइए, परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए शेयर को शेयर से डिवाइड करना चाहिए या शेयर कैपिटल को शेयर कैपिटल से डिवाइड करना चाहिए? कंसिस्टेंसी रखे कि शेयर को शेयर कैपिटल से डिवाइड करना चाहिए भाई, या तो शेयर को शेयर से डिवाइड करे या शेयर कैपिटल को शेयर कैपिटल से डिवाइड करे। लाइक विद लाइक कंपैरिजन करना है। साइंस क्या खेली उसने? एक तरफ उसने शेयर्स दी, उसने कहा जी 2 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं और कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल कितना है?
वो है 130 मिलियन। अब टोटल शेयर कैपिटल 130 मिलियन, शेयर्स कितने रखे एक्वायर किए 2 मिलियन। परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए क्या 2 को 130 से डिवाइड कर दें? भाई नहीं 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 नहीं, या तो दोनों को शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करें या दोनों को नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट करें। तो क्या करें, नंबर ऑफ शेयर्स में कर ले, नंबर ऑफ शेयर में कर लेते हैं। तो 2 मिलियन शेयर उसने के पास हैं, टोटल कितने शेयर्स हैं कंपनी के 13 मिलियन, 13 मिलियन। जरा परसेंटेज कैलकुलेट करें, मुश्किल काम है, कोशिश करें हो जाए। 2 को डिवाइड करें 30, कितनी परसेंटेज आई 15 पॉइंट समथिंग। क्या दोनों एसोसिएटेड कंपनीज हैं? दोनों एसोसिएटेड कंपनीज नहीं है। अगर ये दोनों एसोसिएटेड कंपनीज नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, इधर तबाही भी फिर जाए ना, इधर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अपॉइंटमेंट हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। ये था आई कैप का क्वेश्चन। मुझे बताइए, क्या हमारा मकसद क्वेश्चन सॉल्व करना है कि कंसेप्ट समझना? कहानी में ट्विस्ट लेके आए। पहले बताइए, यहां तक बात समझ आ गई आपको? आगे चलें, ट्विस्ट आया। देखिए, सारे फैक्ट्स क्वेश्चन के यही फर्क सिर्फ ये है कि शेयर होल्डिंग 2 मिलियन शेयर नहीं, डबल कर लें 4 मिलियन शेयर है। 4 मिलियन शेयर है। क्वेश्चन के क्या स्ट्रक्चर सारा यही रहा। अब बताइए, इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है? एसोसिएट। अब देखिए, ये हम कहानी में ट्विस्ट लेके आए हैं, ये 4 मिलियन वाला ट्विस्ट नोट कर लीजिएगा। एसोसिएटेड हो गए दोनों। अब 1 बाय 1 देखें। स्पाउस इज शेयर होल्डर, दोनों एसोसिएटेड है। स्पाउस इधर शेयर होल्डर है एलएमएन में, कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल प्रॉब्लम है। क्या अपॉइंटमेंट हो सकती है? हो सकती है। एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट डिस्क्लोज करना है विद इन 90 डेज। भाई ये क्लियर? मुझे बताइए, क्वेश्चन खत्म हो गया कि बी वाला इश्यू भी डिस्कस करना है। स्पाउस इज डायरेक्टर, स्पाउस इधर डायरेक्टर है। एलएमएन के लिए फर्म डिस्क्वालिफाइड, स्पाउस डायरेक्टर है। स्पाउस ऑफ पार्टनर इज डायरेक्टर लिखवाया था कि नहीं? स्पाउस ऑफ पार्टनर इज डायरेक्टर, तो डिस्क्वालिफाइड हो गया ना। एलएमएन के लिए डिस्क्वालिफाइड, तो इसकी होल्डिंग सब्सिडरी के लिए भी। तो बताइए, आईजेके के लिए डिस्क्वालिफाइड हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। और ये इसकी होल्डिंग सब्सिडरी नहीं है, एसोसिएटेड है। घूम गए ना। जो एक कंपनी के लिए डिस्क्वालिफाइड क्या सिखाया था, उसकी होल्डिंग सब्सिडरी के लिए डिस्क्वालिफाइड के एसोसिएटेड के लिए। तो ये क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन हुई क्या? समझ आई कहानी का नहीं आई? फिर सुन लें। डिस्क्वालिफिकेशन के नीचे जो आखिरी लाइन लिखवाई थी वो क्या थी? जो एक कंपनी के लिए डिस्क्वालिफाइड, वो उसकी होल्डिंग सब्सिडरी के लिए भी डिस्क्वालिफाइड। होल्डिंग सब्सिडरी लिखवाया था, एसोसिएटेड नहीं लिखवाया था। शेयर होल्डिंग वाले के साथ एसोसिएटेड था लफ्ज, बताया था ना भाई। ये एरो क्यों लगाया, दूसरे से शुरू किया एरो, याद आया वो? मैंने आपसे कहा था, यह आपने नोट किया कि मैंने जो एरो लिखाया है ना कि डिस्क्वालिफिकेशन, वो दूसरे से शुरू किया था, पहला छोड़। क्यों? पहले में एसोसिएटेड कवर हो रही है, बाकियों में होल्डिंग सब्सिडरी होती थी। तो जो एक कंपनी के लिए डिस्क्वालिफाइड, वो उसकी होल्डिंग सब्सिडरी के लिए भी डिस्क्वालिफाइड। लेकिन इसमें एसोसिएटेड का लफ्ज नहीं है, इसका मतलब है एसोसिएटेड के लिए क्वालिफाइड है वो। भाई एसोसिएटेड का मतलब कुछ और है, एसोसिएटेड और होल्डिंग सब्सिडरी एक ही कंसेप्ट नहीं है, बस ये ध्यान में रखना। एसोसिएटेड की प्रोविजन है शेयर होल्डिंग के लिए, होल्डिंग सब्सिडरी वाली प्रोविजन है बाकियों के लिए। भाई कहानी को आगे लेके चलें अब, ठीक है? आगे चलते हैं। अब तीसरा ट्विस्ट कहानी में, एक आई कैप ने दिया, एक ट्विस्ट हमने कर लिया, तीसरा ट्विस्ट सुना। केस के सारे फैक्ट्स यही हैं, फर्क सिर्फ यह है कि शेयर होल्डिंग 4 मिलियन की बजाय अब की बार 8 मिलियन है। दोबारा डबल कर दें, अब क्या फर्क पड़ा?
अब इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है? होल्डिंग सब्सिडरी। तो बताइए होल्डिंग सब्सिडरी है, क्या शेयर होल्डिंग की वजह से कोई इशू है? क्या करना है? अपॉइंटमेंट हो सकती है क्या? हाँ हो सकती है ना लाइन पे। क्या करना है? एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट डिस्क्लोज करना है। बताइए डायरेक्टर वाला केस भी डिस्कस करें। बताइए डायरेक्टर है स्पाउस एलएमएन में, एलएमएन के लिए डिस्क्वालिफाइड, तो बताइए एलएमएन की होल्डिंग सब्सिडरी के लिए भी डिस्क्वालिफाइड, आईजे के लिए अपॉइंटमेंट हो सकती है? नहीं हो सकती। कुछ कुछ समझ आया आपको? ये आपने क्वेश्चन जब भी प्रैक्टिस करना है, पहले आई कैप के 2 मिलियन की फिगर के साथ करना है, फिर चेंज करके 4 मिलियन के साथ करना है, फिर चेंज करके 8 मिलियन के साथ करना है, फिर ये कंप्रीहेंसिव रिवीजन होगी हमारी इस चैप्टर की। ऐसे नहीं कह दिया था कि रिवीजन के लिए अच्छा क्वेश्चन है, कोई तो खास बात थी इसमें। शेयर की परसेंटेज के लिए हमने ऑर्डिनरी शेयर्स को डिवाइड करना है शेयर्स के साथ, प्रेफरेंस शेयर को कंसीडर नहीं करना। जी जी जी। अब चले, अब आज की होम असाइनमेंट नोट कर लीजिए। आज की होम असाइनमेंट में कोई इसी तरह का क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ताकि इसकी आपकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाए। इसी तरह का क्वेश्चन वो है चैप्टर 4 में आपके लिए 2 क्वेश्चन है, 31 और 35। चैप्टर 4 में 2 क्वेश्चन 31 और 35। चैप्टर नंबर 6 में 2 क्वेश्चन है 15 और 16, 15 और 16। चैप्टर 4 में है 31 और 35, ये 2 क्वेश्चन। चैप्टर 6 में है क्वेश्चन नंबर 15 और 16। ठीक हो गया भाई? चलिए, ये आपकी आज की होम असाइनमेंट है। अब चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। और मैं पहले बता दूं, अब आपने 10 मिनट मुझे एक्स्ट्रा देने हैं। आपने दरमियान में कहा था सर क्वेश्चन हमें ज्यादा करवा दें, चाहे टाइम थोड़ा सा ले ले एक्स्ट्रा, तो मैं 10 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा हूं। जी, आज हम अटेंटिव होके सुनिएगा। देखें, आपको पता है हमेशा हर टीचर के पास ऑप्शन होती है कि वो काम करवा भी सकता है, काम को फुड़का भी सकता है। मेरे पास भी ऑप्शन है, 5 मिनट में भी खत्म करवा सकता हूँ, लेकिन एक जो हक होता है ना वो अदा करना, वो फिर मजा नहीं आता इस तरह करवाने का। तो मैं फुड़का नहीं रहा, करवा रहा हूँ। हिम्मत करके 10 मिनट के लिए एक्स्ट्रा बैठ जाए। घर जाके आपने क्या करना है? सोना ही है ना, ठीक है? टाइम जाया ही करना है। सुन ले और जेहन में रखेगा 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोड ऑफ एथिक्स। मैंने आपको बताया था कि जो इंडिपेंडेंस की प्रोविजंस हैं वो 2 जगह पे डिस्कस हुई हैं। एक कंपनीज एक्ट में जिसे हम कहते हैं लीगल रिक्वायरमेंट्स, और दूसरा कोड ऑफ एथिक्स में जिसे कहते हैं एथिकल रिक्वायरमेंट्स। फर्क दोनों में जहन में रखिएगा, बहुत अहम बात बता रहा हूं। लीगल रिक्वायरमेंट्स सिर्फ और सिर्फ फर्क क्या दोनों में? लीगल रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स के लिए पूरी करना लाजमी है, बाकी के लोगों के लिए नहीं। जबकि एथिकल रिक्वायरमेंट्स याद रखें पूरी की पूरी टीम के लिए पूरी करना जरूरी है, चाहे वो पार्टनर है, चाहे मैनेजर है, चाहे ट्रेनी स्टूडेंट्स है। लीगल रिक्वायरमेंट सिर्फ पार्टनर्स पे एप्लीकेबल है, एथिकल रिक्वायरमेंट्स पूरी की पूरी टीम पे। लीगल रिक्वायरमेंट्स नहीं मानेंगे, हो सकता है आपको 2, 4, 6 महीने के लिए जेल जाना पड़े। एथिकल रिक्वायरमेंट्स नहीं मानेंगे, ये आईकैप की तरफ से होती है। आईकैप आपका नाम लिस्ट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से निकाल देगा। अब आप खुद फैसला कर ले कौन सी सजा बढ़ी है, ठीक है? तो बताइए हमें लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है कि एथिकल रिक्वायरमेंट्स को? दोनों को। ये चीज आगे चलते हैं। कोड ऑफ एथिक्स का अगर आप एनालिसिस करें ना, आप कहें सर जो भी आगे कहानी है वो तो हम पढ़ लेंगे, आप पढ़ा भी देंगे, हमें 2 हरफी बात बताएं, कोड ऑफ एथिक्स कहता क्या है? पहले समझाएं, ओवरव्यू दे, है क्या चीज? तो मैं कहूंगा कोड ऑफ एथिक्स है ये है कोड ऑफ एथिक्स, ठीक है? कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स का अगर आप एनालिसिस करें ना, इसमें 3 चीजें डिस्कस हुई हैं। देखें, ऑडिटर बनने के लिए क्या करना है ये हमें लॉ बताता है, ठीक है? चार्टर्ड अकाउंटेंट है भाई। अच्छा ऑडिटर बनने के लिए क्या करना है, ये कोड ऑफ एथिक्स कहता है। हर अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट
हर अच्छे, अगर आप सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, अच्छा नहीं, तो फिर कोड ऑफ एथिक्स को छोड़ दें। लेकिन अगर अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट, अच्छा ऑडिटर बनना चाहते हैं, तो कोड ऑफ एथिक्स कहता है कि दुनिया के हर अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट में कुछ असूल होने चाहिए। मुझे बताइए, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर को अपनी जिंदगी असूलों के मुताबिक गुजारनी चाहिए? उसे बाअसूल आदमी होना चाहिए कि बेअसूल? उसे बाअसूल आदमी होना चाहिए, बिल्कुल। इसीलिए कहता है 5 असूल बता रहे हैं। जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे, आपने सारी जिंदगी इन्हीं असूलों के मुताबिक गुजारनी है। और ये असूल जब आप पढ़ेंगे, आपको लगेगा यार ये तो इतने अच्छे हैं कि हर आदमी में होने चाहिए। लेकिन आई कैप कहता है हर आदमी से मुझे गर्ज नहीं है, कम से कम चार्टर्ड अकाउंटेंट में ये असूल जरूर होने चाहिए, उसने जरूर इनके मुताबिक ही काम करना है। तो कोड ऑफ एथिक्स में सबसे पहले हमें 5 आता है, जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स। क्या कहते हैं? फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स वो असूल है जिनके मुताबिक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अपनी जिंदगी गुजारने हैं। दूसरी चीज, प्रिंसिपल। अब मुझे बताइए, क्या असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारना आसान काम है? नहीं। जिंदगी में ऐसे बहुत से मराहिल आते हैं, ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिनमें बाअसूल आदमी को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उसके सामने बहुत सी दुश्वारियां आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। इन सारी प्रॉब्लम्स को, जिनकी वजह से हमारे लिए इन असूलों पे कारबंद रहना, इन असूलों पे अमल दरामद करना मुश्किल हो जाता है, इन सारी सिचुएशंस को कोड ऑफ एथिक्स नाम देता है थ्रेट्स का। क्या नाम देता है? थ्रेट्स का। तो मुझे बताइए, प्रिंसिपल्स गुड थिंग या बैड थिंग? थ्रेट्स गुड थिंग या बैड थिंग? अब बताइए, क्या कोड ऑफ एथिक्स को सिर्फ थ्रेट्स बता के खामोश हो जाना चाहिए था, खत्म हो जाना चाहिए था? कि भाई उसका इलाज भी बताता? भाई अगर सिर्फ थ्रेट्स बता देता, ये तो ऐसे ही हो जाता जैसे कोई डॉक्टर हमें बीमारी बता दे क्या है, उसकी मेडिसिन इलाज ना करे। हम कहे भाई क्या फायदा दे रहा? भाई फायदा तो तब होगा ना जब इलाज भी बताएंगे कि क्या करना है। उसी तरह कोड ऑफ एथिक्स ने कहा मैं थ्रेट्स आपको बता रहा हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई थ्रेट सामने आता है तो क्या करना है, मैं उसका इलाज भी बता देता हूं आपको। उस इलाज को हम नाम देते हैं सेफ गार्ड, जिसे बाज़ औक़ात एग्जामिनर नाम देता है कोर्स ऑफ एक्शन का, कि अगर हमें कोई थ्रेट फेस करना पड़ता है तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। उसका क्या नाम है? सेफ गार्ड। ठीक है, जिसे एग्जामिनर बाज़ औक़ात क्वेश्चन में क्या कहता है? कोर्स ऑफ एक्शन टू बी अडॉप्टेड बाय पार्टनर या बाय फर्म। तो कोड ऑफ एथिक्स 3 चीजें डिस्कस करता है, 5 प्रिंसिपल, 5 ही थ्रेट, सेफ गार्ड बहुत से। भाई ये बात समझ आए? आगे चलते हैं। अब कोड ऑफ एथिक्स ने जब हमें 3 चीजें बता दी, असूल बता दिए थ्योरेटिकली, बताइए क्या हमें उसे सिर्फ असूल बता के कोड ऑफ एथिक्स खत्म कर देना चाहिए था, कि वो रिसर्च करता कि प्रैक्टिस में कौन कौन सी एथिकल सिचुएशंस की वायलेशंस होती हैं, या कौन कौन से थ्रेट सिचुएशन में थ्रेट क्रिएट होते हैं, उन सारी सिचुएशंस की लिस्ट बना के एक एक सिचुएशन में हमें बताता कि भाई इस सिचुएशन में देखो ये थ्रेट राइज होता है, ये तुमने कोर्स ऑफ एक्शन लेना है, इसमें ये थ्रेट राइज होता है, ये सेफ गार्ड है, इस सिचुएशन में ये थ्रेट है, ये सेफ। मुझे बताइए, लिस्ट बना के एक एक सिचुएशन में एक्सप्लेन करता कि सिर्फ रूल बना के हमारे पे छोड़ देता? भाई लिस्ट बना, और यही किया उसने। कोड ऑफ एथिक्स के 2 हिस्से हैं, एक थ्योरेटिकल पोर्शन, एक है एप्लीकेशन पोर्शन। थ्योरेटिकल पोर्शन में क्या करता है? बताता है प्रिंसिपल्स क्या है, थ्रेट्स क्या है, सेफ गार्ड क्या थ्योरी में। और फिर एप्लीकेशन पोर्शन में क्या करता है? इन्हीं को देखता है कि आप रियल लाइफ सिचुएशन में कैसे अप्लाई करेंगे, हमें एक्सप्लेन करता है। जैसे छोटी सी एग्जांपल, ये समझाने के बाद उसने आगे एक जगह एग्जांपल दी। उसने कहा फर्ज कीजिए, एग्जांपल को थोड़ा फैब्रिकेट कर रहा हूं, उसने कहा फर्ज कीजिए स्टॉक काउंट करने के लिए गया। स्टॉक काउंट याद रखे, पाकिस्तान में यहां होता है 30 जून को, यहां होता है 31 दिसंबर को। ज्यादातर 30 जून शदीद गर्मी, 31 दिसंबर शदीद सर्दी। 31 दिसंबर स्टॉक काउंट करने के लिए सियालकोट गए, वहां पे क्लाइंट जो गारमेंट्स के फैक्ट्री थी, स्टॉक काउंट कर रहे हैं और आपको शदीद ठंड लग रही है, और क्लाइंट आपको देख रहा है, ऑडिटर को ठंड लग रही है। क्या कहता है? सर देखें स्टॉक काउंट कर ले, हम आपको स्टॉक काउंट करने से नहीं रोकते,
लेकिन आपको इतनी ठंड लग रही है, हमसे देखा नहीं जा रहा है, ये प्योर लेदर की जैकेट आपके लिए तोहफा, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अब देखें, हमारा एक प्रिंसिपल है जो कहता है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब यूं समझे इंडिपेंडेंस, असल में फर्क है दोनों में, लेकिन यूं समझे ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है। वो कहता है आपने जब कभी काम करना है, आपने अपनी जजमेंट को, अपने डिसीजंस को कंप्रोमाइज नहीं करने देना, कंप्रोमाइज नहीं करने देना, इंडिपेंडेंट रहना, ऑब्जेक्टिव रहना, ठीक है, अपने जजमेंट्स को कंप्रोमाइज। मुझे बताइए, अब क्लाइंट हमें गिफ्ट ऑफर कर रहा है, अब मैं सोच रहा हूं इसको एक्सेप्ट करूं कि ना करूं। एक्सेप्ट नहीं, अब छोड़ भी नहीं सकता, एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता। दिल कर रहा है कि भाई एक्सेप्ट कर लो, ठंड बहुत है, लेकिन माइंड कह रहा है नहीं भाई, अगर एक्सेप्ट कर लिया तो फिर हम ऑब्जेक्टिव नहीं रहेंगे, हमारी जजमेंट कंप्रोमाइज हो जाएगी, फिर हमें क्लाइंट को फेवर देना पड़ेगी फ्यूचर में। बात समझ आ रही। अब क्लाइंट हमें क्या, आखिर हमने फैसला किया, काफी देर की सोच विचार के बाद एक्सेप्ट कर ही लेते हैं। हमने जैकेट को एक्सेप्ट कर, जैकेट पहन ली, जैकेट, अब सर्दी नहीं लग रही, काउंट करना शुरू किया, लिस्ट के मुताबिक 100 जैकेटें होनी चाहिए, उधर देखा 95 थी। हमने कहा भाई 95, 100 होनी चाहिए, 95 ये एक, ये 96 हो गई, अब बाकी 4 किधर है। कहना सर वाह, सर्दी सिर्फ आप ही को लगती है। भाई सर्दी मुझे भी लगती है, हमारे सीएफओ को भी लगती है, हमारे मैनेजर अकाउंट्स को भी लगती है, हमारे कैशियर को भी लगती है, तो बाकी 4 उधर है। अब बताइए, क्या ये इशू आप अपने पार्टनर को रिपोर्ट करने के काबिल रहे हैं? करेंगे क्या रिपोर्ट? नहीं करेंगे आप। इसीलिए कहता है कि अगर आप सही तरीके से ऑडिट करना चाहते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिविटी को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, प्रिंसिपल्स को लेके चलना पड़ेगा, ठीक है, वरना इसमें थ्रेट राइज होता है। और फिर इसमें सेफगार्ड क्या बताता है इस सिचुएशन में, कहता है गिफ्ट एक्सेप्ट ना करो, गिफ्ट एक्सेप्ट ना करो। तो ये है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी समझ आ गया क्या है? एग्जाम्पल के लिए कभी आपको समझा दिया कि हमने अपने जजमेंट्स को कंप्रोमाइज नहीं होने देना, और अगर हम इंडिपेंडेंट नहीं रहे, ऑब्जेक्टिव नहीं रहे, तो क्या करना चाहिए? कहता है फिर वो सर्विस ही परफॉर्म ना करो, नॉट टू परफॉर्म सर्विस। क्लियर हुई ये बात ऑब्जेक्टिविटी की? तो अब आते हैं वन बाय वन, इसको पढ़ते हैं, प्रिंसिपल्स को, थ्रेट्स को और सेफगार्ड को। पहले प्रिंसिपल्स, ठीक है, आज के लेक्चर में सिर्फ प्रिंसिपल पढ़ेंगे, परेशान नहीं होना आपने। पहला प्रिंसिपल क्या है? इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी क्या कहता है? आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, सीधी बात करे, सच्ची बात करे, ऑनेस्ट और ट्रूथफुल रहे। चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या हो? स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट, ट्रूथफुल, सीधी बात करे, सच्ची बात करे, और कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो उसके ख्याल में गलत है, जो गलत, उसके साथ एसोसिएटेड ना हो। सीधी बात करे, पहले इसकी एग्जांपल समझे। सीधी बात करे, सच्ची बात, क्या मतलब? वो कहता है ऐसे काम ना करे जैसे वकील करते हैं, जैसे डॉक्टर करते हैं। वो क्या करते हैं? वकील के पास चले जाने से पता भी होगा ना कि ये मुजरिम है, इसने जुर्म किया है, फिर भी केस पकड़ लेगा। उसे पता भी होगा ना ये फांसी पे लटा जाएगा, फिर भी तसल्ली देता रहेगा, झूठी तसल्ली, कहता बेफिक्र अगली पेशी पे आपको बरी करा लिया जाएगा। डॉक्टर पता है ये पेशेंट कोई जो है वो फारग हो जाएगा, एक्सपायर, मर जाएगा, फिर भी आपको बाद का झूठी तसल्लियां देते रहते हैं, नहीं सर ये मेडिसिन इस्तेमाल करें ठीक हो जाएंगे। क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी इसी तरह करना चाहिए? कहता है नहीं, हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट, ट्रूथफुल रहना है। क्या करें? अगर हमें पहले पता चल रहा है टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस के ओपिनियन मॉडिफाइड जाएगा, क्या अभी बता दे ओपिनियन मॉडिफाइड जाएगा कि रोक के रख ले ये बात, एंड पे एकदम धमाका करें? अभी बता दें। यही है ऑनेस्ट, ट्रूथफुल होने का मतलब। अगर हमें पता है कि क्लाइंट की टैक्स रिटर्न गलत है, क्या फिर भी हमें एफबीआर क्लाइंट के बिहाफ पे उसे फाइल कर देना चाहिए? नहीं करना। अगर हमें पता है कोई भी इंफॉर्मेशन फॉल्स है, हमने उसके साथ अटैच नहीं होना, एसोसिएट नहीं होना, क्लाइंट से कहेंगे भाई खुद ही फाइल कर लो। अगर आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत है, अनमोडिफाइड ओपिनियन देंगे? बिल्कुल नहीं। इंटेग्रिटी का प्रिंसिपल क्लियर हो गया? इंटेग्रिटी किसको कहते हैं? और ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिव नॉट टू एसोसिएट का मतलब है हमने किसी ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ लिंक नहीं होना
उसके ऊपर हमारा नाम ना लिखा हो, जो कि हमें पता है कि गलत है, उसमें कोई एरर है या ओमिशन है। जैसे टैक्स रिटर्न में अगर पता है कि डायरेक्टर ने अपनी इनकम छुपाई है क्या, और डायरेक्टर हमें कहता है भाई आप मेरे बिहाफ पे एफआईआर को फाइल कर दें, आपको पता है गलत है, क्या फाइल कर देनी चाहिए। ये एक तरह से हमारी एसोसिएशन होती है कि उस इंफॉर्मेशन के साथ हमारा लिंक बन जाना। इंटेग्रिटी क्लियर, ऑब्जेक्टिविटी क्लियर। इसके बाद आई कैप का फेवरेट कॉन्फिडेंशियलिटी। ये तसल्ली से सुनिएगा, भुगता नहीं रहा, अगर लेक्चर चला ठीक है, वरना मैं लेक्चर यहां पे क्लोज करके कल पे शिफ्ट कर देंगे, लेकिन मैं जल्दी जल्दी नहीं करूंगा। कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या है कि आपने क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करना, यूज नहीं करना। पहले तो ये देखें कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है। ऐसी इंफॉर्मेशन जो जनरल पब्लिक को, आम आवाम को पता हो, उसे कहते हैं पब्लिक इंफॉर्मेशन। और ऐसी इंफॉर्मेशन जो आम आवाम को नहीं पता, जनरली अवेलेबल नहीं है, इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, लोगों को नहीं पता, उसे कहते हैं कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। आप बाहर निकले, आपने सुना भाई हाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट की बहुत सैलरी होती है, आपने देखा कॉलेज से बाहर निकले, सामने कंपनी है, उसके सीएफओ के पास चले गए, सर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बताइए कितनी सैलरी है आपकी। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बताएगा क्या आपको? एक लगाएगा, कहेगा इसको धक्के देके निकालो बाहर। भाई मैंने अपने घर वालों को नहीं बताई मेरी सैलरी कितनी है, तुम्हें क्यों बताऊंगा, भाग जाओ। फिर आपने दिन रात एक करके मेहनत की और 6 महीने के अंदर अंदर कैफ क्वालिफाई कर लिया। फिर इसके बाद आप ऑडिट टीम का हिस्सा बन के उसी कंपनी का ऑडिट करने के लिए गए। अब भाई 6 महीने क्या, एएफसी में एडमिशन लेते ही थोड़ी पहुंच गए थे पूछने के लिए, ऑडिट की क्लास के बाद गए थे ना पूछने के लिए। ये आपका आखिरी सब्जेक्ट है, 6 महीने ही बनते हैं। 30 सेकंड ऐड हो गए अब लेक्चर में। अब मुझे ये बताइए, ऑडिट टीम का हिस्सा बन के गए, अब आप सीएफओ से पूछेंगे कि सर बताइए आपकी सैलरी क्या, बताएगा कि नहीं? बताएगा। हम कहेंगे भाई इसके बगैर तो हम सैलरी एक्सपेंस को वेरीफाई नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन हमें सीएफओ की इंफॉर्मेशन मिली, क्या अब हम सारी दुनिया को बता दें? कहता है नहीं, ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को कहता है इसमें 2 चीजें हैं, डिस्क्लोज भी नहीं करना किसी को, खुद भी यूज नहीं करना। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज भी नहीं करनी, खुद भी यूज नहीं करने। मतलब क्या हुआ मुझे बताइए, कंपनी का ऑडिटेड प्रॉफिट, फाइनल प्रॉफिट क्या है, ये सबसे पहले किसको पता चलता है? वाला ऑडिटर को। अच्छा देखा प्रॉफिट है, हफ्ते बाद स्टॉक एक्सचेंज जाएगी तो प्राइस बढ़ेगी, अभी उसने शेयर खरीद लिए, क्या कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल की वायलेशन की? डिस्क्लोज किया कि यूज किया? अच्छा, फिर वो कहने लगा नहीं कंपनी एक्ट प्रोविजन याद आ गई, पार्टनर के पास शेयर्स होंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाए। कहेगा नहीं मैं नहीं शेयर लूंगा, मैं अपने दोस्त को फोन करके कह देता हूं उसका भला हो जाए कि शेयर प्राइस बढ़ने वाली है, प्रॉफिट है, दोस्त ने शेयर खरीद लिए। क्या कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल की वायलेशन हुई? डिस्क्लोज किया कि यूज किया? कहता है दोनों नहीं करना। आई कैप का एक फाइनल लेवल का अच्छा क्वेश्चन से सेट किया था, उसमें 2-3 एग्जांपल्स आपके सामने रख दूं कॉन्फिडेंशियलिटी में, समझने में आसानी हो। देखिए क्या रटा तो हम लगा लेंगे, वो मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूं, लेकिन केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की भी जरूरत है। कहता है कि आपको आपकी टीम ने भेजा, प्लानिंग हुई कि इस्लामाबाद में आपने ऑडिट करने के लिए एक ब्रांच के लिए जाना है। आपने शाम को दोस्तों को बुलाया, यार जाने से पहले पार्टी शार्टी कर लें। एक दोस्त ने आपसे पूछा, उसने कहा यार मैं जॉब ढूंढ रहा था, तो जिस कंपनी का तुम ऑडिटर हो वहां पे मैनेजर अकाउंट की जगह खाली है, तो मेरा कल सुबह इंटरव्यू है। इंटरव्यू में पूछते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी है, तो तुम मुझे बताओ ये जो मैनेजर अकाउंट गया है छोड़ के, ये कितनी सैलरी लेता था, कहीं मैं उसे कम सैलरी ना बता दूं? बताइए उसको बताएंगे कि नहीं? क्यों नहीं बताएंगे? कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, डिस्क्लोज नहीं करना। शाबाश। दूसरी केस स्टडी, उसने कहा कि आपकी जो सिस्टर हैं वो भी आपसे मिलने आएंगे और वो आपसे ये कहती हैं कि अच्छा मुझे ये बताओ, ये जिस कंपनी का तुम ऑडिट करने के लिए जा रहे हो, ये बच्चों के लिए फूड आइटम्स बनाती है, फॉर एग्जांपल जैसे नेस्ले के होते हैं फूड आइटम्स बनाती हैं, तो मुझे ये बताओ ये जो बच्चों का दूध बनाते हैं इनमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या यूज करते हैं, कहीं इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं जो बच्चों के लिए नुकसानदेह है?
बताइए, बताएंगे कि नहीं? ये बता देंगे, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है ही नहीं, ये तो पब्लिक इंफॉर्मेशन है, लिखी होती है। फिर उसके बाद उसने कहा, देखें आगे क्वेश्चन आगे चलता, उसने कहा आपके फादर ने आपसे पूछा कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, मुझे बताओ इस कंपनी का पिछले 5 सालों का प्रॉफिट कितना है और रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, ताकि मैं देखूं इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी कंपनी है कि नहीं। बताइए, डिस्क्लोज करेंगे कि नहीं? ये बता देंगे। क्यों बता देंगे? ये पब्लिक है, कॉन्फिडेंशियल है ही नहीं। याद रखें, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है उसको डिस्क्लोज नहीं करना, यूज नहीं करना। ये बात समझ आई? फिर क्या कहता है? कहता है कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल अप्लाइज विद इन द फर्म। विद इन द फर्म भी अप्लाई होगा, विद इन द सोशल एनवायरनमेंट भी अप्लाई होगा, एक्स क्लाइंट्स के केस में भी अप्लाई होगा। भाई इसका क्या मतलब है? एक एक लफ्ज का मतलब समझाएं, सुन लें। विद इन द फर्म का क्या मतलब है? भाई हम कोक ऑडिट करके आए, दूसरे हमारी ही फर्म की एक दूसरी टीम पेप्सी का ऑडिट करके आई, हम क्या आपस में बैठ के एक दूसरे को कोक और पेप्सी के सीएफओ की सैलरी बता सकते हैं? नहीं बता सकते। कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल विद इन दी फर्म भी अप्लाई होता है, चाहे फर्म वही है। एक टीम अपनी इंफॉर्मेशन दूसरी टीम के साथ शेयर नहीं करेगी। समझ आई विद इन दी फर्म की? अगली बात सुने, कहता है विद इन दी सोशल एनवायरनमेंट। घर बैठे हैं, गपशप लगा रहे हैं घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ, बातों बातों में, मिसाल देने के लिए कह रहा हूं, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, बातों बातों में कह दिया यार तुम्हें पता ये जो नेस्ले की बोतल ये जो 100 रुपए की बेचते हैं कितने की बनती है? ये 3.5 रुपए की बनती है। मिसाल के तौर पे क्या मुझे इस तरह की इंफॉर्मेशन अपने दोस्तों के साथ गपशप लगाते हुए शेयर करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। ये कह रहा है विद इन द सोशल एनवायरनमेंट भी ध्यान रखना है, गपशप लगाते हुए भी क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर। एक्स क्लाइंट क्या मतलब? छोड़ दिया, क्लाइंट क्लाइंट नहीं रहा, ऑडिटर ऑडिटर नहीं रहा, कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल फिर भी रहेगा। याद आई आपको प्रोविजन? जब हम प्रीडिसेसर ऑडिटर को प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर सेंड करते हैं, हमारी इजाजत लेना तो बनता ही है। याद करें, प्रीडिसेसर ऑडिटर भी क्लाइंट से इजाजत लेता है, हालांकि वो तो रिमूव हो गया। तो किस लिए? क्योंकि एक्स क्लाइंट्स पे भी कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल, एक दफा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मिल गई, याद रखे कब्र तक हमारे साथ चलेगी। भाई कुछ को समझ आया? चलिए यहां पे हम ब्रेक लेते हैं, कल कहानी यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी? तो जेहन में रखेगा भाई, कल भूल ना जाइएगा। हमारे 2 इंटेग्रिटी का प्रिंसिपल हो गया, ऑब्जेक्टिविटी का हो गया, कॉन्फिडेंशियलिटी का चल रहा है, ठीक है जी? अच्छा, आप लोगों को जो टेस्ट हुआ है हमारा कल, इसका सॉल्यूशन डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। ये सॉल्यूशन घर जाके तसल्ली से पढ़ लेना है। कल पहले हम ये लेक्चर कंक्लूड करेंगे, इसके बाद अगर टाइम बचा तो फिर टेस्ट की डिस्कशन और होम असाइनमेंट की डिस्कशन होगी। क्लियर होगी ये बात? चलिए आज के लेक्चर का यहाँ अख्ताम करते हैं।